नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न कालों में विभिन्न नाम, जिसमें हम लोगों ने देखा दक्षिण कोसल, कोसल, प्राक कोसल, विभिन्न कालों में ये इन छत्तीसगढ़ के नाम रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, किन कारणों से पड़ा, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां कहां किया गया, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण संबंधी तिथि क्रम, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना का इतिहास, कि भाई किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, क्या कुछ हुआ, कैसे जिले बनना शुरू हुआ, संभाग बनना शुरू हुआ, कैसे किस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए अलग राज्य, ये सोच किस व्यक्ति के दिमाग में आई, किस प्रकार से लोगों ने अलग अलग स्थलों पर अलग अलग प्रकार से आंदोलनों के माध्यम से या अपने व्यक्तिगत प्रयासों से छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने हेतु प्रयास किया था। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल से देखेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से CGPSC और CG व्यापम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आखिर तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना का इतिहास, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि क्रम, इस टॉपिक को बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अच्छा मैं बता दूं कि इस वाले टॉपिक में ना पूरा हम लोग सन, जो टाइम है ना, डेट, उसको सीक्वेंस से देखते जाएंगे। सबसे पहला जो हम लोग सन पकड़ेंगे वो होगा 1854। 1854 वर्ष 1854 क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों याद रखा जाना है, और काफी बार पूछा भी गया है 1854 के संबंध में, तो ध्यान रखेंगे। 1854 वर्ष 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का विलय हुआ। होता क्या है कि छत्तीसगढ़ जो है, जहां पहले कलचुरी वंश के शासक शासन कर रहे थे, कालांतर में यहां पर मराठों का शासन स्थापित हो जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे इसको, तो मराठे आ जाते हैं कलचुरियों को हटा करके, और मराठों ने लगभग 100 साल तक छत्तीसगढ़ पर रूल किया। ठीक, अब जो मराठे थे वो नागपुर के थे। ठीक, मतलब मराठे भारत में अलग अलग स्थलों पर रह करके शासन किए थे, पुणे, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर, इसके बाद वडोदरा और भी बहुत सारे स्थल। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मराठे आए थे वो नागपुर के थे, नागपुर के भोसले शासक। ठीक, तो इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ पर अधिकार किया, 100 साल तक रूल किया। लेकिन 1854 में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि नागपुर का जो मराठा साम्राज्य है उसको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक, तो उसी के साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ और बस्तर भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ, तो 1854 में। बस्तर का भी सेम यही डेट है, बस्तर और छत्तीसगढ़ दोनों का विलय जो है 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में हो गया। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समय छत्तीसगढ़ का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का या फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना है लॉर्ड डलहौजी, जिसने हड़प नीति चला रखी थी। तो 1854 के संबंध में ये सारी चीज ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कि अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जो जिला वाला जो कॉन्सेप्ट है, संभाग वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारे भारत में काफी पहले से चला आ रहा है, अलग अलग नामों से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक, प्राचीन काल में भी इस टाइप की पद्धति थी, लेकिन उसको कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो अंग्रेजों ने जो है उसी चीज को आधुनिक ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया। तो हम लोग देखेंगे अब अगला सन, जब ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ, प्रशासनिक परिवर्तन हुआ, तो 1861। ठीक,
तो 1861, अच्छा यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि 1854 की स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है भारत में रूल कर रही थी, लेकिन 1857 में क्रांति हो जाती है, भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन जो है सीधे ब्रिटिश ताज अथवा ब्रिटिश संसद के हाथों में चला जाता है। मतलब कि ब्रिटेन की जो संसद है वो अब सीधे जो है भारत में रूल करेगी। तो इसके बाद हम लोग बोलेंगे सीधा ब्रिटिश सरकार। तो 1861 की स्थिति में भारत में जो अंग्रेज थे या ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर राज्यों की स्थापना की। अभी हमारे भारत में 28 राज्य है ना, 28 प्रांत है। तो 1861 में कुछ प्रांतों की स्थापना की गई। उन्हीं में से एक प्रांत था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत नहीं, मध्य प्रांत। संयुक्त प्रांत तो उत्तर प्रदेश वाले भाग में, मध्य प्रांत। 1861 में मध्य प्रांत नामक एक नवीन राज्य की स्थापना की जाती है। डेट अगर याद रखना है तो रख सकते हो 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत नामक एक नवीन प्रांत, नवीन राज्य की स्थापना की जाती है ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक, भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा। इसको अंग्रेजी में बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस, जिसको शॉर्ट में सीपी लिख दिया जाता था। ठीक, सेंट्रल प्रोविंस सीपी। ठीक, मध्य प्रांत या केंद्रीय प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। अब देखिएगा, ये जो मध्य प्रांत है जो 2 नवंबर 1861 को स्थापित हुआ, ये किन किन क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था। मतलब आधुनिक भारत को अगर हम लोग देखें जिसमें 28 राज्य हैं, तो यहां पर ध्यान रखना कि इसमें आधुनिक भारत के या फिर वर्तमान भारत के 4 राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रांत नामक राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया आता था। अगर मैं भारत का मानचित्र तैयार करूं, कुछ इस तरह से भारत बनेगा। ठीक, आप लोगों को भी भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए। ठीक, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया भारत। वर्तमान हमारा छत्तीसगढ़ कहां पर है भाई, तो यहां हम लोग कहीं पर लोकेट कर देते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, अगर मैं मध्य प्रांत की बात करूं तो मध्य प्रांत जो है वो बनाया गया। आप लोगों, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को भारत का नक्शा आता है। मुझे भारत का नक्शा आप लोगों को मेरे ख्याल से पहले बता देना चाहिए था, बट फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूं आपको भारत का नक्शा आता है। ठीक, तो इस तरफ है महाराष्ट्र। आज का जो महाराष्ट्र है वो इस तरफ कहीं पर है, ऐसे महाराष्ट्र। ठीक, ऐसे बंदूक की तरह है ना, ये हो गया महाराष्ट्र। ठीक, तो इस मध्य प्रांत में महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया, इधर खास करके यहां पर जो नागपुर वाला एरिया है वहां का काफी सारा एरिया। उसके बाद ये ऊपर में हम मध्य प्रदेश बना लेते हैं, ऐसे, ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, इस तरफ उड़ीसा। ठीक, ऐसे उड़ीसा हम लोग बना लेते हैं, इस तरफ उड़ीसा, ये यहां नीचे तक आ जाएगा उड़ीसा, ऐसे। ठीक, तो इधर जो है उड़ीसा, ऐसे उड़ीसा। तो यहां पर मध्य प्रांत में इधर नीचे में आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऊपर में उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सारे राज्य हैं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो मध्य प्रांत अथवा सीपी में वर्तमान भारत के 4 राज्यों के काफी सारे क्षेत्र शामिल थे। हम लोग मोटा माटी देख लेते हैं, महाराष्ट्र का इतना भाग हम लोग ले लेते हैं, मध्य प्रदेश का लगभग इतना भाग ले लेते हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का लगभग इतना भाग। ठीक, ठीक, तो यहां पर महाराष्ट्र, वर्तमान मध्य प्रदेश, वर्तमान संपूर्ण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का कुछ भाग था। ठीक है ना, और उड़ीसा का थोड़ा सा भाग,
ये मिलाकर के क्या बनाया गया? मध्य प्रांत। कब बनाया गया? 1861 में, 2 नवंबर 1861 में। तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रांत वर्तमान भारत के किन राज्यों को मिलाकर के बनाया गया था। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, दूसरा बनाया गया मध्य प्रदेश का कुछ भाग, फिर बनाया गया छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भाग, फिर उड़ीसा के कुछ भागों को मिलाकर के बनाया गया था। यहां पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो नागपुर वाला जो एरिया है, नागपुर वर्धा वाला एरिया, वो सब इसमें आता था। मध्य प्रदेश में बात करें तो जबलपुर, सागर, सतना, मंडला, ये सारा क्षेत्र जो है इसमें आता था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इतना ध्यान रहेगा, ये जो मैप है ये याद रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आते हैं आगे। इसी में सन 1861 में ही जो मध्य प्रांत गठित हुआ तो इसमें जिलों का भी निर्माण किया गया, जिलों का भी गठन किया गया मध्य प्रांत में। ठीक, अब हमको बाकी का नहीं देखना है कि भाई महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन से जिले बनाए गए, मध्य प्रदेश क्षेत्र में कौन से जिले बनाए गए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, हमको पकड़ना है छत्तीसगढ़। तो 1861 में मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला जिला बनाया गया रायपुर, दूसरा जिला बनाया गया बिलासपुर, बिलासपुर। ठीक, तीसरा जिला बनाया गया संबलपुर। तो इस प्रकार से 1861, 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 नए जिलों का, या फिर बोले नए क्या भाई, पहली बार जिलों का गठन हो रहा था ना, इससे पहले भी थे अलग अलग तरीके से। ठीक, तो 3 जिलों का गठन किया गया, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। वर्तमान छत्तीसगढ़ को अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर रायपुर जिला आपको देखने को मिलेगा, बिलासपुर जिला आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं आपको संबलपुर जिला देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो संबलपुर है वो जो अपना उड़ीसा वाला जो भाग है उसमें आता है, उड़ीसा राज्य में। तो देखिएगा यहां पर जो नक्शा है, बिलासपुर जो है बिलासपुर क्षेत्र में बनाया गया। आज का लगभग पूरा का पूरा जो बिलासपुर संभाग है उसमें रियासत वाले भाग को छोड़ करके, कुछ थोड़ा सा ऊपर वाले भाग को छोड़ करके वो पूरा का पूरा, और इधर रायपुर संभाग पूरा का पूरा, रायपुर दुर्ग संभाग पूरा का पूरा, रायपुर जिला। ठीक, और संबलपुर की बात करें तो उड़ीसा का ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का, ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का, यहीं पर संबलपुर जिला बनाया गया। ठीक, और ध्यान रखेंगे कि ये जो संबलपुर क्षेत्र है इसको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रखा गया था, न कि उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रखा गया था संबलपुर को। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तो प्रश्न पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ में पहली बार जिलों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम 3 जिले कौन से थे? ऐसे भी पूछेगा। ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के पुराने जिले कौन से हैं? तो रायपुर और बिलासपुर, दोनों का नाम लगाना है। ठीक, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहेगा तो वही आंसर होगा फिर। ठीक, या फिर दोनों रहता है या फिर एक रहता है, दोनों रहेगा फिर वो दोनों को ही चूज करने का ऑप्शन वो देगा, 1 2 1 3 ऐसे टाइप्स वाला। ठीक, तो ध्यान रखना है 1861। अच्छा, एक और चीज, जो मध्य प्रांत राज्य का गठन हुआ तो भाई इसकी राजधानी भी तो किसी को बनाई गई होगी ना। तो राजधानी किसको बनाई गई? ध्यान रखोगे, नागपुर। कहां पर है भाई नागपुर? महाराष्ट्र में है ना नागपुर, संतरा बड़ा फेमस है वहां। ठीक, तो नागपुर जो है इसको बनाया गया मध्य प्रांत की राजधानी। तो ध्यान रखेंगे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, 1861। अब आते हैं हम लोग, जिला बन गया। ठीक, अंग्रेजों को कुछ कमी महसूस हो रहा था, भाई राज्य भी हम लोगों ने बना दिया, जिला भी हम लोगों ने बना दिया, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लग रहा है प्रशासनिक क्षेत्र में, भाई कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ और होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा उनको लगा। तो वर्ष 1862 में क्या किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने संभाग या फिर कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया। ठीक, संभागीय प्रणाली या कमिश्नरी सिस्टम को इन्होंने लागू किया। संभागीय प्रणाली, संभाग, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने संभाग हैं? 5 संभाग। कौन कौन से? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग, 5 संभाग है ना। तो कमिश्नरी प्रणाली चल रही है, तो अंग्रेजों ने शुरू किया कमिश्नरी प्रणाली की, भाई कमिश्नरी प्रणाली भी होना चाहिए, संभाग भी होना चाहिए, खाली जिलों से काम नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है काम करने में। ठीक, तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1862 में इस मध्य प्रांत में, ये जो मध्य प्रांत है यहां पर 5 संभागों की स्थापना की। कितने?
5 संभागों की स्थापना की। वर्तमान छत्तीसगढ़ में भी 5 संभाग, उस समय भी जो है 5 संभागों की स्थापना की गई। कौन कौन से थे ये संभाग, तो ये याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। ठीक, तो पहला संभाग बनाया गया छत्तीसगढ़ है। ठीक, पहला संभाग क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ है। दूसरा संभाग बनाया गया नागपुर, जो राजधानी है ना, नागपुर। ठीक, तीसरा संभाग बनाया गया जबलपुर। चौथा संभाग बनाया गया सागर। ठीक, और पांचवा संभाग बनाया गया गोदावरी, गोदावरी संभाग। ठीक, तो ये टोटल 5 संभाग बनाए जाते हैं वर्ष 1862 में। ठीक, 1862 में 5 संभाग बनाए गए, रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक, गोदावरी संभाग, नागपुर संभाग, जबलपुर संभाग, सागर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग। ठीक, तो यहां पर हम लोगों को इन 5 संभागों को ध्यान रखना है, और ध्यान रखेंगे पहले जिला बनाया गया, मतलब पहले तो प्रांत बनाया गया, फिर जिला बनाया गया, उसके बाद अगले वर्ष जो है संभागों की स्थापना की गई, मतलब कि कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया गया। ठीक, तो यहां पर इन 5 संभागों को ध्यान रखो। अगर मैं लोकेट करूं तो ये हमारा छत्तीसगढ़ संभाग, इसमें ये संबलपुर वाला भाग भी आ जाएगा, नागपुर संभाग ये हो जाएगा, गोदावरी संभाग जो है नीचे ऐसे पूरा, जो गोदावरी नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है ना, उसको पकड़ के गोदावरी संभाग बना दिया गया। उसके बाद जबलपुर संभाग, आज का जो जबलपुर वाला एरिया है उसके आसपास सागर जो है, सागर वाला एरिया में। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो नागपुर संभाग और गोदावरी संभाग है ये वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है। ठीक, दूसरा सागर और जो जबलपुर संभाग है ये वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में है। ठीक, और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ अपने संभाग में है। ठीक, अपने मतलब राज्य में है। तो यहां पर पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ है उसको जो है छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया, और इसके अंतर्गत 3 जिले रखे गए। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत कितने जिले रखे गए, 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर जो वर्तमान में उड़ीसा का भाग है, ठीक, वो कैसे अलग हुआ वो सब मैं बताऊंगा। ठीक, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना होती है, और यहां पर 3 जिले इसके अंतर्गत रखे गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना है, गोदावरी संभाग के संदर्भ में, या बोलूं मैं बस्तर संभाग के संदर्भ में। ये नीचे बस्तर संभाग है। ठीक, अब बस्तर संभाग को जो है गोदावरी, मतलब आज का जो बस्तर है ना, उसको गोदावरी संभाग के अंतर्गत रखा गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, संबलपुर। तो ऐसी स्थिति में क्या टिक करोगे, बस्तर, क्योंकि जो बस्तर है आज का पूरा, बस्तर जिला नहीं भाई, पूरा बस्तर संभाग, आज भी पूरे बस्तर संभाग को, पूरे बस्तर वाले एरिया को, दंडकारण्य, पठार को बस्तर बोल दिया जाता है ना, कांकेर से लेकर बीजापुर तक को। तो बस्तर का जो क्षेत्र है उसको गोदावरी संभाग के अंतर्गत रखा गया। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूं, धीरे धीरे आप लोगों को याद कराते हुए। ठीक, अब सन ही आपको पकड़ना है सीक्वेंस में, 1854, 1861, 1862। ध्यान से सुनते जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएगा। अगला है 1905। 1905 थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालने का प्रयास करेंगे। अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है, पढ़ा तो है आप लोगों ने, काफी पढ़ा है स्कूल टाइम में, अगर पढ़ा होगा, ठीक, तो आपको याद होगा कि 1905 में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल, एक वायसराय था, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बड़ा ख्यात टाइप का आदमी था ना ये लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 में बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन याद होगा आप लोगों को, अगर इतिहास अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा होगा तो। बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने काफी सारे पक्षों को प्रभावित किया था। खास करके भारत में अंग्रेजों से आजादी के लिए जो राष्ट्र आंदोलन संचालित हो रहा था, उसको इस घटना ने, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था, इस घटना ने एक नया मोड़ दिया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उसको एक गति दी। लोग जागरूक हो गए कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति हमको बांट रहे हैं, हमको आवाज उठाना चाहिए। लोग घरों से निकले, सड़कों पर निकले, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक, तो
1905 में बंगाल विभाजन, थोड़ा सा मैं नक्शे के माध्यम से समझाऊंगा। ऊपर में बिहार बना देते हैं, ठीक, ये बिहार हो गया, इधर ये सिक्किम, इधर ये ऐसे कुछ बंगाल होता है ना, आज का बंगाल। लेकिन उस समय का पूरा जो इधर असम का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है ना, ये पूरा जो है बंगाल प्रांत कहलाता था। ये पूरा मिलकर के क्या कहलाता था? बंगाल प्रांत। उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब शामिल थे। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम का काफी सारा एरिया, ये सब मिलकर के जो है बंगाल कहलाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल प्रांत। अब जो है बंगाल में जो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल को ही अपने अधिकार में किया था, तो वहां पर शोषण सबसे पहले शुरू हुआ और वहां के लोग जागरूक भी पहले हुए। तो वहां पर राष्ट्रीय आंदोलन जैसी गतिविधियां शुरू हो रही थी। तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भाई ये लोग जो है हमको भगाने के लिए यहां पर आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो इनकी तो बजानी पड़ेगी, ठीक। तो 1905 में उसने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर दिया भाषाई आधार पर, ठीक। उसने क्या किया? ऐसे डिवाइड कर दिया, इधर बोल दिया पूर्वी बंगाल, इधर बोल दिया पश्चिमी बंगाल। अब पूर्वी बंगाल में उसने भाषाई आधार को आधार बनाया था कि भाई इधर बांग्ला भाषा बोलते हैं, इधर हिंदी भाषा बोलते हैं। ऐसे बोल करके उसने जो है इधर बंगाली भाषा वाले लोगों को पूर्व में डाल दिया, इधर हिंदी भाषा वालों को पश्चिम में डाल दिया। तो इस घटना का प्रभाव जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। कैसे पड़ा? तो देखेंगे। जो संबलपुर वाला जो एरिया है, संबलपुर, ध्यान है ना, ये रहा संबलपुर का एरिया, यहां मैंने लोकेट किया है, जो कि उड़ीसा प्रांत का हिस्सा है आज के समय में। तो संबलपुर वाले एरिया में वहां के जो लोग थे वो उड़िया भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक। तो भाई लॉर्ड कर्जन के विभाजन वाली जो नीति के तहत उनको जो है उड़ीसा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक। और बदले में यहां पर जो झारखंड है, ये झारखंड है ना वर्तमान में, ऐसे तो झारखंड का ये वाला जो एरिया है इसको छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है, ठीक। तो छोटा नागपुर के पठार के कुछ क्षेत्रों को हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल करने की बात की गई, ठीक। तो 1905 में आपको ध्यान रखना है बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, और क्या घटना घटित हुई थी, मतलब संबलपुर को अलग किया गया था छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ को कुछ नए क्षेत्र प्राप्त हुए थे। और 1905 में ही छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वरूप या फिर वर्तमान मानचित्र का स्वतः ही निर्माण हुआ था। स्वतः ही मतलब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं है कि भाई छत्तीसगढ़ को बिल्कुल सी हॉर्स टाइप का बनाना है तो वैसा बना देते हैं, तो वैसा नहीं था। इन्होंने क्या किया? स्वतः ही, मतलब उनको पता नहीं था ऐसा कुछ करना है, वो बस बन गया। छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है या वर्तमान नक्शा है वो स्वतः ही तैयार हो गया। अब देखिए क्या हुआ। बंगाल विभाजन, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बंगाल विभाजन का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ा था या नहीं पड़ा था, तो क्या होगा? पड़ा था, ठीक। बंगाल विभाजन से छत्तीसगढ़ प्रभावित हुआ था। ये स्टेटमेंट जो है हाँ होगी, ठीक, सही होगी। अब देखते हैं क्या हुआ था। अब मैंने बताया कि बंगाल विभाजन के तहत 1905 में छत्तीसगढ़ के संबलपुर एरिया को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। उस समय उड़ीसा अलग राज्य नहीं था, ध्यान रखना, वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत एक प्रेसिडेंसी, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, संभाग टाइप का कुछ रहा होगा, ठीक। तो संबलपुर क्षेत्र को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। अब संबलपुर क्षेत्र में ना 5 रियासतें होती थी। ये रियासतों का नाम पूछा जाता है। संबलपुर क्षेत्र को उड़ीसा में शामिल किया गया, बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। यहां पर 5 रियासतें हुआ करती थी, वो भी जो है बंगाल प्रांत में चली गई। कौन कौन सी थी ये रियासतें? तो पटना, उसके बाद रायखोल, 2 नंबर इसको करते हैं रायखोल, ठीक। तीसरा बामरा, चौथा कालाहांडी, कालाहांडी से इंद्रावती नदी निकलती है ना। पांचवा क्या है, एक मैं भूल रहा हूं, सोनपुर। पांचवा क्या होगा? सोनपुर। पांचवा है सोनपुर।
तो इन 5 रियासतों के नाम आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। संबलपुर क्षेत्र को जो है बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया, और संबलपुर क्षेत्र के जो 5 रियासतें थी जो कि पहले छत्तीसगढ़ संभाग का अंग थी, तो उसको जो है बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक, तो पटना, रायखोल, बामरा, कालाहांडी और सोनपुर, ये 5 रियासतें, ध्यान रखना। अगर ये 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में रहती तो रियासतों की संख्या ज्यादा हो जाती ना। हालांकि छत्तीसगढ़ को 5 मिला इस समय, मतलब 5 गए 5 मिला तो 14 ही होता मेरे ख्याल से, वो 5 नहीं मिलता। ठीक, तो 5 रियासतों के नाम ध्यान रखना है। और पूछा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ से अलग किया गया 1905 में, तो संबलपुर क्षेत्र। रियासत पूछा जाएगा तो पटना, रायखोल, बामरा, कालाहांडी और सोनपुर, इन 5 क्षेत्रों को जो है छत्तीसगढ़ से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ संभाग से। ठीक, तो ये जो है गए, ये चीजें जो है छत्तीसगढ़ से बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। अब इसी के बाद आगे ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें शामिल की गई। ठीक, छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें शामिल की गई। तो देखना, छोटा नागपुर का पठार, बंगाल प्रांत का जो छोटा नागपुर का पठार था, जो कि वर्तमान समय में अपना झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। अब छोटा नागपुर का पठार मतलब ये मत समझना कि भाई नागपुर के पास कोई सा होगा महाराष्ट्र में, गोंदिया के आसपास, ऐसा मत समझना। ठीक, तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये झारखंड राज्य में, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है ना, और इसका एरिया जो है छत्तीसगढ़ में भी आता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफी सारा एरिया। ठीक, तो छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर के पठार, ये जो क्षेत्र है उस समय के बंगाल प्रांत के अंतर्गत एक तरह का डिवीजन हुआ करता था। तो इस क्षेत्र से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। 5 रियासतें उधर दिया गया और उधर से 5 रियासतें इधर लाया गया। कौन कौन सी थी ये 5 रियासतें, तो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरिया। ठीक, कोरिया जिला है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, किम जोंग उन वाला कोरिया नहीं। दूसरा चांग बखार। तीसरा सरगुजा। ठीक, चौथा जसपुर। पांचवा क्या होगा, उदयपुर, जिसको धर्मजयगढ़ भी बोला जाता है, उदयपुर अथवा धर्मजयगढ़। ठीक, तो ये 5 रियासतें वर्ष 1905 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में सम्मिलित की गई, छत्तीसगढ़ संभाग में सम्मिलित की गई। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन से हमारा छत्तीसगढ़ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक परिवर्तन हुए, या फिर हम बोलना चाहिए भौगोलिक पुनर्गठन हुआ छत्तीसगढ़ का। संबलपुर एरिया के, संबलपुर क्षेत्र से या फिर संबलपुर क्षेत्र को उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया, जो कि उस समय बंगाल प्रांत का अंग था। और संबलपुर से 5 रियासतें, पटना, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, सोनपुर, इनको जो है बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। और बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र से, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। कोरिया रियासत, चांगबखार रियासत, सरगुजा रियासत, जसपुर रियासत और उदयपुर रियासत। तो इतना ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, और ये काफी बार पूछा गया है कि कौन से रियासत शामिल किए गए, कौन से रियासत हटाए गए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक, आगे देखते हैं 1906। हालांकि इसको यहां नहीं लेना चाहिए, बट मैं ले लेता हूं, आ गया है और दिमाग में भी आ गया। 1906 में छत्तीसगढ़ में एक नए जिले की स्थापना की गई, दुर्ग जिले की। ठीक, दुर्ग जिला। अब यहां एक चीज देखना, ध्यान देना कि 1861 में 3 जिले गठित किए गए, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1905 तक 3 जिले थे, लेकिन 1905 में संबलपुर जिले को हटा दिया गया, अलग कर दिया गया, तो 2 जिले बच गए ना 1905 की स्थिति में। ठीक, तो
1906 में रायपुर जिले से अलग करके दुर्ग जिला बनाया गया। रायपुर जिले का विभाजन किया गया और दुर्ग जिले का गठन किया गया और इस प्रकार से जिलों की संख्या पुनः 3 हो गई। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जिलों की संख्या पुनः 3 हो गई। अब प्रश्न पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के समय कितने जिले थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में? तो 3 जिले थे, ध्यान रखोगे, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। संबलपुर को हटा दोगे, ठीक, माइनस हो गया वो। ठीक, तो ये हो गया 1906। अब आते हैं 1918, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है और इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बोलने से बहुत बार। ठीक, अब देखो कैसे यहां से क्या हुआ था। तो 1918 में हमारे छत्तीसगढ़ के एक महानतम व्यक्ति हुए हैं, छत्तीसगढ़ के गौरव इनको हम कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी इन्हें कहा जाता है। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है किन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? तो भाई कौन है नाम? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के महानतम व्यक्ति हैं ये। ठीक, स्वतंत्रता सेनानी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनका जन्म राजिम के आसपास चमसूर नामक किसी गांव में हुआ था। पढ़ेंगे इनके बारे में भी डिटेल से, काफी मतलब बढ़िया किस्म के आदमी थे। ठीक, महात्मा गांधी ने इनको अपना गुरु कहा था। महात्मा गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु कहा था कि भाई आप तो मेरे भी गुरु हैं, इस टाइप से। ठीक, महात्मा गांधी जिनको पूरा देश बापू कहता है, पूरा देश उनको राष्ट्रपिता कहता है, उस व्यक्ति ने इनको अपना गुरु कहा था। देखेंगे आगे हम इतिहास जब पढ़ेंगे तब क्यों ऐसा कहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करिएगा। ठीक, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इन्होंने क्या किया, 1918 में एक इनकी हस्तलिखित पुस्तक थी, जिसको हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक, तो उस पांडुलिपि में उन्होंने छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया। ठीक, हस्तलिखित हाथ से जो है इन्होंने मानचित्र तैयार किया। वैसे अगर हम लोग देखें तो 1905 में छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा स्वतः ही तैयार हो गया था। ठीक, एक तरह से वो बन गया स्वतः ही, उसमें ऊपर वाला सरगुजा वाला भाग भी शामिल हो गया, इधर पूरा रायपुर बिलासपुर दुर्ग वाला क्षेत्र भी शामिल था। हाँ, एक बस्तर जो है वो नीचे गोदावरी संभाग में आता था, लेकिन फिर भी वो जो है नीचे था ही था। ठीक, तो इस तरह से संबलपुर को अलग करने के बाद 1905 में छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था और 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी एक हस्तलिखित पुस्तक अर्थात अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार किया हाथ से। इसी कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा। स्वप्न दृष्टा, ठीक, संकल्पनाकार, संकल्पनाकार। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को स्वप्न आया कि भाई हमारा एक पृथक छत्तीसगढ़ होना चाहिए, हमारा राज्य अलग होना चाहिए। ठीक, तो इन्हें जो है प्रथम स्वप्न दृष्टा माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगला डेट 1924। क्या हुआ था भाई 1924 में? तो 1924 में रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद, देखो अभी जो है ना हमारे यहां जो जिलों में क्या होता है, जिला पंचायत होता है, नगर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। तो वैसे ही उस समय पे जो जिलों में क्या होता था, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको बोला जाता था। इसके काफी सारे सदस्य होते थे, जैसे अभी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं ना, वैसे ही। ठीक, तो 1924 में रायपुर जिला परिषद की एक बैठक में जिला परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग रखा कि भाई हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। ऐसी मांग हम लोग जो है सरकार के समक्ष करते हैं, विधानसभा के समक्ष करते हैं। तो ये लोग जो है मध्य प्रांत विधानसभा में इस टाइप की मांग वांग रखने की बातें करते हैं। तो ये काफी बार पूछा गया है कि किस संस्था में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की बात रखी गई थी। तो रायपुर जिला परिषद,
रायपुर जिला परिषद। 1924 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उस समय बिलासपुर जिला परिषद भी हुआ करता था, दुर्ग जिला परिषद भी हुआ करता था। भाई जिला था ना, तो जिला परिषद होगा ही होगा। ठीक, तो ये था 1924 की बात। अब हम लोग आते हैं 1925। 1925 में आते हैं। अब 1925 की घटना है छत्तीसगढ़ सुधी संघ। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण हेतु स्थापित यह प्रथम संगठन, इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। इसके संस्थापक थे शिवदास पांडे। नाम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए कौन सा संगठन कब बना, उसके संगठनकर्ता कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो वो पूछा जाता है, शिवदास पांडेय। ठीक, तो शिवदास पांडे जी ने छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना की वर्ष 1925 में। इनका उद्देश्य क्या था, तो छत्तीसगढ़ के पृथक अस्तित्व को स्थापित करके छत्तीसगढ़ के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना इनका उद्देश्य था। इस संगठन का उद्देश्य था छत्तीसगढ़ सुधी संघ। पूछा जा सकता है, मेरे ख्याल से ये अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, तो पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ, इसकी स्थापना जो है 1925 में शिवदास पांडे जी ने की थी। ठीक, इसके बाद अगली घटना, तिथि क्रम हम लोग देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि क्रम, तो तिथियां ही आएगा पूरा। 1939 क्या हुआ था? 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब भाई छत्तीसगढ़ स्थापना में मैं ये कहां से कांग्रेस को ले आया? ठीक, तो देखो क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके बाद से ये जो है प्रत्येक वर्ष अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करती थी। ठीक, वार्षिक अधिवेशन इसका आयोजित होता था दिसंबर के आखिरी दिनों में, और उसमें जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या भारत के स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए और अन्य दूसरे पहलुओं पर जो है इसमें विचार विमर्श किया जाता था, बात किया जाता था, अंग्रेजों से बात करना, ये वो दुनिया भर का। ठीक, भारतीय इतिहास में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रत्येक वर्ष इसका वार्षिक अधिवेशन होता था, जिसमें इसके सदस्यगण जुड़ते थे, अपनी बातों को रखते थे कि भाई हमारी ये दिक्कत है, हमको ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही 1939 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित करवाया जाता है त्रिपुरी में। कहां है त्रिपुरी? आज के मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है। ठीक, आज के मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। ठीक, तो 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन आयोजित होता है। कहां पर? अच्छा, त्रिपुरी में आयोजित होता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और इस अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ये भी इसमें शामिल हुए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि त्रिपुरी अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी। ठीक, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इस त्रिपुरी अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं, और यहां पर ये जो दर्शक दीर्घा होती है जहां पर वो बैठे हुए थे, वहीं से खड़े होकर के ये मौखिक रूप से काफी तेज आवाज से छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग रखते हैं। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पूछा जाता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी थी। ठीक, या फिर इसमें यह भी पूछा जाता है कि किसने कांग्रेस के समक्ष छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। मतलब अलग अलग घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाता है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक, तो यहां तक ध्यान रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं 1946 इस तरफ लिख लेता हूं मैं। 1946 छत्तीसगढ़ शोषण
विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसकी स्थापना की थी 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठीक, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक महानतम व्यक्ति थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलनों को की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सूती कपड़े का मिल हुआ करता था, ठीक, बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक, तो वहां के मजदूरों के हितों के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, उनका समर्थन किया था, साथ दिया था, उनको प्रेरित किया था कि भाई तुम अपने क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज उठाओ। ठीक, पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने, ये भी जो है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बने, इसके काफी समर्थक थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का काफी समर्थन करते थे कि भैया हमारा छत्तीसगढ़ जो है अलग राज्य बनना चाहिए। ठीक, तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की इन्होंने स्थापना की थी। ये बेसिकली एक राजनैतिक दल के रूप में इसको इन्होंने शुरुआत किया था और इसने चुनाव वगैरह भी लड़ा था, जिसमें कुछ सफलता भी इन्हें मिली थी। ठीक, तो 1946 में ये। अब अगला डेट आप लोग लिखोगे, मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगा, मेरा बोर्ड भी फुल हो गया। ठीक, और मैं भी टॉपिक को खत्म भी करने वाला हूं। इसका जो अगला जो भाग है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो अगला जो डेट होगा वो होगा 15 अगस्त 1947। ठीक, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था भाई, किसी को मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, 15 अगस्त 1947 को भारत लंबे समय की गुलामी से आजाद होता है। अंग्रेज जो है हमको आजादी दे देते हैं, स्वतंत्रता दे देते हैं। तो इस समय ध्यान रखना है कि भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय ये जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है ये मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था, और इस समय मध्य प्रांत का नाम परिवर्तित हो चुका होता है। मध्य प्रांत के नाम के बाद ना उसमें बरार जोड़ दिया जाता है। मध्य प्रांत और बरार, सीपी एंड बरार इस राज्य का नाम हो चुका होता है। बरार का जो क्षेत्र है उसको मध्य प्रांत में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो इसके प्रांत के नाम में उसको भी जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी हमारे भूपेश बघेल जी काका जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नए नए जिलों की स्थापना की थी। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके बाद क्या था, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मतलब ऐसे एक जिला 3 नाम ऐसे टाइप से ना। तो वैसे ही टाइप से उस टाइम पे भी हो गया मध्य प्रांत और बरार। ठीक है ना, तीसरा किसी को जोड़ देते तो मध्य प्रांत और मध्य प्रांत, बरार, छत्तीसगढ़ ऐसे भी हो जाता, क्या पता। गनीमत काका वाला दिमाग उस टाइम पे नहीं था, नहीं तो पूरा ऐसे ही जोड़ देते, पूरा नागपुर, जबलपुर, रायपुर ऐसे जिला बना देते, राज्य बना देते। ठीक है ना, जिला वगैरह भी हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में। ठीक, तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत किस प्रांत का अंग था, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय क्या लगाओगे, मध्य प्रांत और बरार। ऑप्शन में आपको रहेगा मध्य प्रदेश, दूसरा रहेगा महाराष्ट्र, तीसरा रहेगा मध्य प्रांत, चौथा रहेगा मध्य प्रांत एवं बरार। तो क्या लगाना है, मध्य प्रांत एवं बरार, सीपी एंड बरार। ठीक, ध्यान रखोगे, शब्दों को ध्यान में रखना है। मध्य प्रांत में बरार क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है तो राज्य का नाम क्या हो जाता है, मध्य प्रांत और बरार। ठीक, इस समय 3 जिले थे 15 अगस्त 1947 की स्थिति में। कौन कौन से जिले, एक तो अपना रायपुर, बिलासपुर, तीसरा दुर्ग। ठीक, 1947। इसके बाद 1948 में देसी रियासतों को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 देसी रियासत थे जिनका भारत संघ में विलय होता है, और इन 14 देसी रियासतों से मिलाकर 3 नए जिले बनाए जाते हैं, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। ठीक, इसको बस ऐसे ही याद रखना। तो आज का जो टॉपिक है इसको हम लोग यहीं पर फिलहाल एंड करते हैं। इसके बाद भी ये खत्म नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं बना है ना, अभी तो छत्तीसगढ़ राज्य को बनाना है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 1854 में छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना, और 15 अगस्त 1947 की स्थिति में भारत की आजादी के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी जो है अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत का अभिन्न अंग है ना भाई, अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 1854 से 1947 तक की विभिन्न घटनाओं को देखा, जिसमें छत्तीसगढ़ किस प्रकार से मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और लोगों के मन में आ रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि
किस प्रकार से यहाँ के जो लीडर थे, नेता थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठनों की स्थापना की, आंदोलन वगैरह किया, रैली वगैरह किया, हड़ताल वगैरह भी की। ठीक, और इनके प्रयासों से छत्तीसगढ़ आखिर में एक पृथक राज्य बन ही जाता है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बना के ही खत्म करेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। कोई भी डाउट हो या फिर आप लोगों को लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कहीं पर कोई मिस्टेक है, मुझे जरूर से बताइएगा ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके अपने संगी साथियों में शेयर कर दिया करो भाई, वो भी लाभान्वित हो जाए और ज्यादा व्यूज आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है ना। और अभी काफी सारे वैकेंसीज आ रही है और आने की भी संभावना बताई जा रही है, तो आ सकता है। ठीक, तो आप लोगों को तैयारी अपना बराबर से करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।